अच्छा जी, तो जो डोज़ होता है ना ड्रग का, वो हमने कहा कि हमने ग्रेजुअली जो है इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है, अंटिल कि सीजर कंट्रोल हो जाए। यानी आपने बढ़ाते गए स्लो से, तो सीजर अब जो है कंट्रोल हो गए, तब तक आपने बढ़ाते जाना है डोज़, जब तक वो कंट्रोल ना हो, या फिर जो है उस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट जो है फर्दर इंक्रीज़ को रोक रहे हो, यानी अब उसको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि सेडेशन जैसे साइड इफ़ेक्ट, अटेक्सिया, डिप्लोपिया, या इडियोसिंक्रेटिक टॉक्सिसिटी वाले, रैश हो जाना, बोन मैरो सप्रेशन, हेपेटिक टॉक्सिसिटी। तो इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट है ना, इनकी वजह से फिर हमने ड्रग रोक देनी होती है। तो या ऐसी कोई कंडीशन हो साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, या तो अब सीजर भी कंट्रोल हो गए, तो फिर तब तक आपने ग्रेजुअली डोज़ को बढ़ाते जाना होता है, ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का। याद रखिएगा कि अगर सीजर फिर भी कंटिन्यू रहे डिस्पाइट द ट्रीटमेंट एट द मैक्सिमल टॉलरेंस डोज, तो फिर जो है आपने सेकेंड ड्रग ऐड करनी होती है, और फिर जो है डोज इंक्रीज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टॉलरेंस। अगर फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो फिर थर्ड ड्रग ऐड की जा सकती है, जबकि जो पहली 2 ड्रग्स होंगी वो मेंटेन रहेंगी। ठीक हो गया। तो ये है सिलेक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। देन मॉनिटरिंग हम करते हैं फॉर द साइड इफ़ेक्ट। ऑलमोस्ट सारी जो कॉमनली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज़ होती हैं, आगे हम देखेंगे कौन सी, तो उनमें डोज रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे नींद का बहुत ज़्यादा आना, सेडेशन, अटेक्सिया, डिप्लोपिया, और इसकी वजह से इसके अलावा इडियोसिंक्रेटिक टॉक्सिसिटी होती है, जैसे रैश, बोन मैरो सप्रेशन, हेपेटिक टॉक्सिसिटी। ठीक है, इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये इनकी वजह से कॉमन होते हैं। तो इसीलिए हमने क्या करना होता है, बेस लाइन ब्लड काउंट और पेशेंट की LFTs जो है करवानी होती है, चेक करना होता है साइड इफ़ेक्ट्स को। मेजरिंग द प्लाज्मा एंटी कन्वर्जन ड्रग लेवल। प्लाज्मा में जो लेवल है, प्लाज्मा की लेवल मॉनिटरिंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की, ये हमने पार्टिकुलरली जो फेनिटोइन ड्रग है ना, जो डेलेंटिन के नाम से कॉमनली आती है, उसके लिए हम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्ड डोज वेरिएशन जो है, मार्क्ड वेरिएशन मिलती है हमें डोज रिक्वायरमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा मेजरमेंट लेवल कार्बामेज़ेपिन का और बारबिटूरेट्स का भी हेल्पफुल है, लेकिन इतना एसेंशियल नहीं है। फेनिटोइन में हमने करना होता है, क्योंकि इंडिविजुअल्स में हमें बहुत ज़्यादा इसमें प्लाज्मा में वेरिएशन मिलती है। विथड्रॉल कैसे करते हैं एंटी कन्वर्जन थेरेपी? जब भी आप करेंगे विथड्रॉल, तो जब पीरियड ऑफ कंप्लीट कंट्रोल हो गया है सीजर्स का, तो विथड्रॉल ऑफ मेडिकेशन हमें 2 से 3 साल के अंदर करनी होती है। ठीक है, यानी 2 से 3 साल का पीरियड पेशेंट का सीजर फ्री पीरियड रहा, बिल्कुल एक भी सीजर उसको नहीं हुआ 2-3 सालों में, तो फिर जो है आप करेंगे विथड्रॉल, उससे पहले आपने नहीं करना। ठीक है, तो उससे पहले तो हमने जब भी विथड्रॉ करना होता है, तो हमने डोज़ रिडक्शन करनी होती है। जो दवाई वो खा रहा था उसका डोज़ कम करना होता है ग्रेजुअली, 2-3 महीनों तक थोड़ा 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 करके ग्रेजुअली कम करना होता है डोज़। ठीक है, अचानक से बंद नहीं करनी होती दवाई। रिकरेंस भी हो सकती है, अगर आपने विथड्रॉ करवा लिया, दोबारा से उसको सीजर्स हो सकते हैं इन द फर्स्ट 3 मंथ आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग थेरेपी। ठीक है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन रिकरेंस वगैरह भी हो सकती है। अब आती है एंटी कन्वर्जन थेरेपी के लिए जो गाइडलाइन है, उसको उसने समराइज़ कर दिया है, जो अभी हमने डिस्कस की पूरी, कि सबसे पहले हमने एक फर्स्ट लाइन ड्रग से स्टार्ट करना होता है, फिर हमने लो डोज हमने जो है देना होता है पहले, तो उसी फर्स्ट ड्रग का लो डोज देना होता है, फिर ग्रेजुअली हम उसको ना बढ़ाते जाएंगे उसका डोज़, अनटिल कि इफ़ेक्टिव कंट्रोल हो सीजर्स पे, या फिर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उसको प्रिवेंट करें कि भाई अब ना बढ़ाएं। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हों, तो यूज़ द ड्रग लेवल्स इफ़ अप्रोप्रिएट। तो ड्रग सीरम ड्रग लेवल भी हम चेक कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। चेक कंप्लाइंस हमने चेक करनी है। यूज़ मिनिमम डिवीजन ऑफ द डोजेस, क्योंकि पेशेंट जो है फिर ड्रग लेता नहीं है, तो मिनिमम जो है डिवीजन की जाए डोजेस की। अगर जो है फर्स्ट ड्रग आपने जो दी है वो फेल हो गई है, और अभी भी पेशेंट को सीजर्स हो रहे हैं, या उसको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सेकेंड लाइन ड्रग जो है वो स्टार्ट करेंगे। जबकि जो ग्रेजुअली जो पहली वाली जो है, उसको आपने ग्रेजुअली विथड्रॉ करते जाना है, पहले एक डोज़ कम करके विथड्रॉ कर देना है, और सेकंड वाली स्टार्ट कर ली है आपने। अब इसके अलावा क्या है, ट्राई 3 एजेंट्स सिंगली बिफोर यूजिंग कॉम्बिनेशन। अगर 3 ड्रग्स आप दे रहे हैं, तो उनको अकेला पहले यूज़ करना है कॉम्बिनेशन के बजाय, क्योंकि याद रखिएगा कि इंटरेक्शंस भी होते हैं ड्रग्स के आपस में, इसलिए तीनों साथ देते हुए आपने हर ड्रग का इंटरेक्शन मद्देनज़र रखना है। ठीक है, डो नॉट यूज़ मोर देन 2 ड्रग्स इन कॉम्बिनेशन। 2 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन में नहीं यूज़ करनी। अगर ये सब अबव वाला फेल हो गया है, तो फिर आप देखें, कंसीडर करें वेदर अकल्ट स्ट्रक्चरल या मेटाबॉलिक लेजन तो प्रेजेंट नहीं है पेशेंट को, जिसकी वजह से कोई भी ट्रीटमेंट भी इफ़ेक्टिव नहीं है। देन आता है एपिलेप्सी आउटकम आफ्टर 20 ईयर्स। 50% ऑफ द सीजर फ्री, यानी जब एपिलेप्टिक ड्रग्स दी गई, तो पेशेंट जो है, मतलब अगर किसी पेशेंट को सपोज़ एपिलेप्सी है और वो ड्रग यूज़ नहीं किया, तो लास्ट 5 ईयर्स
50% जो लोग होते हैं वो लास्ट 5 ईयर्स तक सीजर फ्री ही रहते हैं बिना कोई ड्रग लिए। एक बार उनको सीजर हुआ और उसके बाद वो 50% जो है सीजर फ्री होते हैं। लेकिन 20% ऐसे लोग होते हैं जो सीजर फ्री होंगे फॉर द लास्ट 5 ईयर, लेकिन साथ में मेडिकेशन भी ले रहे हैं, कंटिन्यू टू टेक द मेडिकेशन, तभी वो जो है सीजर फ्री हुए हैं। और 30% ऐसे होते हैं जो इंस्पाइट ऑफ टेकिंग द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग फिर भी उनको सीजर्स हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आउटकम है डिफरेंट 50% लोगों में जो है बिना दवाई लिए सही हो गया, 20% में जो है दवाई के साथ जो है सही हुआ है, 30% में किसी तरह सही नहीं हुआ, सीजर्स चल रहे हैं। एपिलेप्सी, प्रेगनेंसी एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो आपने इंटरेक्शन याद रखना है कि जो हेपेटिक एंजाइम्स इंडक्शन है ये कार्बामेज़ेपिन, फेनिटोन और बारबिचुरेट्स की वजह से एसेलरेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर करवाता है। ठीक है, तो इसीलिए अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी यूज्ड बिकॉज जो ये ड्रग्स हैं कार्बामेज़ेपिन, फेनिटोन और बारबिचुरेट, ये उसके मेटाबॉलिज्म को जो है ना कॉन्ट्रासेप्टिव के मेटाबॉलिज्म को एसेलरेट कर देती हैं, तो इसलिए कोई और मेथड यूज़ करना होगा। इसी तरह एपिलेप्सी जो है वो प्रेगनेंसी की बात करें तो उसको और ज़्यादा वर्सन करती है, पार्टिकुलरली जो 3rd ट्राइमेस्टर है उसमें। तो इसीलिए प्लाज्मा लेवल जो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के वो फ्रीक्वेंटली जो है परफॉर्म करने होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब छोड़ भी नहीं सकती फीमेल जो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लेना। क्यों? क्योंकि सारी वैसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग याद रखिए टेराटोजेनिक है और कंजेनिटल डिफेक्ट्स करवाते हैं, तो इसीलिए जो है मिनिमम इफ़ेक्टिव डोज यूज़ करना चाहिए, मिनिमम डोज यूज़ किया जाए। लेकिन फिर भी इन ड्रग्स को छोड़ा नहीं जा सकता, स्टॉप नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीजर ज़्यादा हार्मफुल है बनस्बत कंजेनिटल डिफेक्ट के। इसके अलावा बस फॉलिक एसिड वो लेती रहें 2 महीने प्रायर यानी बिफोर द कंसेप्शन जो है 5 मिलीग्राम रोज़ाना फॉलिक एसिड लें, ताकि फीटल एबनॉर्मलिटीज़ का रिस्क कम हो। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए ये नाइस गाइडलाइन है फॉर द चॉइस ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ठीक है, नाइस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर एक्सेलेंस। इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स हैं एपिलेप्सी की, उनके बेसिस पे फर्स्ट लाइन क्या देंगे हम, फिर अगर वो इफेक्टिव नहीं है सेकंड लाइन हम स्टार्ट करते हैं, फिर अगर वो भी नहीं तो थर्ड लाइन दी जाती है। तो एपिलेप्सी सबसे पहले अगर देखें फोकल ऑनसेट की अगर किसी को हुई है, या जिसकी जो थर्ड टाइप थी सेकेंडरी जनरलाइज टोनिक क्लोनिक, यानी फोकल जो है कन्वर्ट हुई है सेकेंडरी जनरलाइज्ड में, तो उसमें हमने लेमोट्रिजीन देनी होती है। फर्स्ट लाइन एजेंट इज़ द लेमोट्रिजीन। सेकेंड लाइन हमारे पास कार्बामेज़ेपिन, लेवेटिरासेटाम, सोडियम वैल्प्रोएट, टोपिरामेट, जोनिसामाइड, लैकोसामाइड। ठीक है, और अगर ये भी नहीं इफेक्टिव तो थर्ड लाइन में क्लोबाजाम, गाबापेंटिन, ऑक्सकार्बाजेपिन, फिनोबार्बिटल, प्रीगैबलिन, प्राइमिडोन, टीगाबीन। देखिए पी वाली सारी ड्रग्स जो है इसमें थर्ड लाइन में आ रही हैं। देन आता है अगर जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक जो सीजर है, जिसमें टोनिक फिर क्लोनिक होता है, ठीक है, स्टिफ हो जाते हैं मसल, फिर जर्क्स लगते हैं, जो मैंने सारा आपको वीडियो दिखा के एक्सप्लेन किया, तो उसमें फ़र्स्ट लाइन होती है सोडियम वैल्प्रोएट, जो पाकिस्तान में कॉमनली एपीवाल के नाम से है। लेवेटिरासेटाम भी दी जा सकती है एज अ फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन टोनिक क्लोनिक में हम देते हैं लेमोटिजीन, टोपिरामेट, जोनिसामाइड, तकरीबन वही सेम है। ठीक है, और थर्ड लाइन में आती है वही पी वाली ड्रग्स, फेनिटोइन, प्राइमिडोन, फिनोबार्बिटल, कार्बामाजेपिन, एसिटाजोलामाइड। ठीक हो गया। देन एब्सेंट सीजर कॉमनली जो बच्चों में होता है, इसमें हम क्या देते हैं, इथोसक्सीमाइड, ये तो याद होगा आपको। अगर फर्स्ट लाइन इथोसक्सीमाइड, अगर नहीं इफेक्टिव तो हम सेकेंड लाइन में सोडियम वैल्प्रोएट देते हैं। थर्ड लाइन में लेमोट्रिजीन या क्लोनाजिपाम। देन लास्ट जो मायोक्लोनिक सीजर था जिसमें मसल जर्क थे, उसमें भी यही जो है टोनिक क्लोनिक की तरह फर्स्ट लाइन हमारा सोडियम वैल्प्रोएट ही होता है। ये इफेक्टिव नहीं तो सेकंड लाइन में हम लेवेटिरासेटाम या क्लोनाजिपाम देते हैं। ठीक है, एंड थर्ड लाइन आता है लेमोट्रिजीन या फिनोबार्बिटल। तो ये टेबल जो है नाइस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में, स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस एक मेडिकल एमरजेंसी है, बिल्कुल जिस तरह स्टेटस एस्थमेटिकस होता है, तो ये भी एक मेडिकल एमरजेंसी और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसमें होता क्या है कि सीजर जो है प्रोलॉन्ग रहता है 15 मिनट से 30 मिनट्स तक जो है, या इतनी देर तक वो सीजर पेशेंट को रहेगा, या फिर रिपीटेटिव बार बार सीजर्स होंगे और सीजर्स के बीच में रिकवरी नहीं हो पा रही, कंटिन्यूसली सीजर्स चल रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, तो पेशेंट जो इसमें अपने अवेयरनेस रीगेन नहीं करता बिटवीन द अटैक, होश में नहीं आता, कॉशियसनेस उसका रीगेन नहीं होता। स्टेटस एपिलेप्टिकस याद रखिएगा एमरजेंसी है, क्योंकि इसमें जो है कार्डियो रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन होता है। ठीक है,
लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इसी वजह से। दूसरा हाइपरथर्मिया भी हो रहा है और मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट्स डेवलप होती है क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड सीजर्स हैं, तो इरिवर्सिबल न्यूरोनल इंजरी हो रही है अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटों के बाद अब वो इरिवर्सिबल इंजरी में चला जाता है न्यूरॉन। ठीक हो गया। तो क्या फैक्टर्स है जो इसको परसिपिटेट करते हैं कि एपिलेप्सी के बजाय स्टेटस एपिलेप्टिकस अब हो रहा है। तो अचानक से अगर पेशेंट एपिलेप्टिक पेशेंट था, ड्रग्स लेता था, अचानक से विथड्रॉल करवा दिया, बंद कर दी दवाई एंटी कन्वल्सन ड्रग, तो उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस होगा। अगर जो है इसको सेरिब्रल हेमरेज हुई है किसी को, तो उसको हो सकता है। मोर कॉमन है विद एपिलेप्टिक फोकस, जब फ्रंटल लोब में कोई ऐसी लेशन हो, एपिलेप्टिक फोकस हो, तो उनमें ये इमरजेंसी डेवलप होती है। ठीक है। किसी को अगर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है, ड्रग टॉक्सिसिटी से भी होता है, सीएनएस में इन्फेक्शन या ट्यूमर, हेड ट्रॉमा से और रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी से। ठीक है। मैनेजमेंट क्या है इसकी इंपॉर्टेंट है बहुत। और स्टेटस एपिलेप्टिकस में सबसे पहले हमने आईवी एक्सेस सिक्योर करनी होती है। पेशेंट आया आपके पास, ऑक्सीजन देनी है उसको, ईसीजी मॉनिटर करनी है, बीपी, रेस्पिरेशन। ठीक है। अब जो है आपने उसका ब्लड जो है ड्रॉ करना है ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और उस ब्लड को सेव करना है फॉर फ्यूचर एनालिसिस ऑफ द ड्रग स्क्रीन, और एंटी कन्वल्सेंट लेवल्स भी उस ब्लड में आपने चेक करवाने हैं। ठीक है। देंगे क्या आप, अगर एल्कोहलिक है तो उसको आपने थायामीन देना है, या फिर न्यूट्रिशन पुअर पेशेंट को भी थायामीन देंगे हम। ठीक है। आईवी एक्सेस, ऑक्सीजन वाइटल्स वगैरह चेक किए, ब्लड ड्रा किया, और इसके अलावा थायामीन दी। अब जो है हमने डायाज़ेपाम, जो हमारे पास बेंजोडायज़ेपिन है, ये 10 मिलीग्राम हमने आईवी में देनी है एक बार, रिपीट वंस ओनली आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट के बाद रिपीट करनी है। या फिर आप लोराज़ेपाम भी दे सकते हैं इसकी जगह पे 4 मिलीग्राम आईवी में। अब आपने एपिलेप्सी के लिए एंटी कन्वल्सन ड्रग देनी है जो पेशेंट पहले से ही ले रहा है। ठीक है। वो ड्रग आपने देनी है। अगर फिर भी सीजर कंटिन्यू रह रहे हैं तो फिर आप आईवी में फेनिटोइन कंसीडर करेंगे। फेनिटोइन जो है ना 15 मिलीग्राम पर केजी आपने डाइल्यूट करके 10 मिलीग्राम पर ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करेंगे, और ये लार्ज वेन के थ्रू आपने कितने रेट पर देनी है, 50 मिलीग्राम पर मिनट रेट पर। ठीक हो गया। इस रेट पे देनी है। तो फेनिटोइन सोडियम इंजेक्शन जो है ना डिलांटिन के नाम से आता है, और इसमें 5 ml का एक एम्प्यूल होता है जिसमें 250 मिलीग्राम ड्रग होती है। तो इसके बजाय आप फॉस्फेनिटोइन, एक प्रो ड्रग है, फेनिटोइन का ही प्रो ड्रग है, तो ये भी आप दे सकते हैं। ये ज़्यादा फास्टर रेट पे आप दे सकते हैं बनस्पत फेनिटोइन के। तो आईवी में आपने ये दे दी। पहले एंटी कन्वल्सन जो पेशेंट ले रहा है वो देनी है, और उसके बाद अगर फिर भी कंटिन्यू है तो आप फेनिटोइन या फॉस्फेनिटोइन देंगे। अगर फिर भी सीजर रह रहा है उसको, अब आप आ जाएंगे फिनोबार्बिटल पे, 10 मिलीग्राम पर केजी डाइल्यूट करके 1/10 फॉर इंजेक्शन, एंड गिव एट अ रेट ऑफ लेस देन 100 मिलीग्राम पर मिनट। ठीक है। वो 50 मिलीग्राम पर मिनट रेट था, इसमें 50 से 100 आप रेट पर दे सकते हैं पर मिनट। फिर भी सीजर रह रहा है, अब जो है थायोपेंटोन एनेस्थीसिया देंगे विथ असिस्टेड वेंटिलेशन। ठीक है। एंड लास्टली हमने जो कॉज है उसको इन्वेस्टिगेट लाजमी करना है कि क्यों उसको ये कंडीशन डेवलप हुई। तो इसकी मैनेजमेंट को थोड़ा रिवाइज़ करते हैं। स्ट्रेटजी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या है। एक तो हमने इसको पेशेंट को डायज़ेपाम दिया पहले 10 मिलीग्राम आईवी में। ठीक है। आईवी में दिया था, और रिपीट कर रहे हैं हम आफ्टर 15 मिनट्स। दूसरा कि ये जो डायज़ेपाम है 10 मिलीग्राम हमने दे दिया, उसके बाद हमने 15 मिनट के बाद दोबारा दिया, फिर भी सही नहीं हुआ तो हम क्या दे रहे थे, फेनिटोइन। फेनिटोइन हमने दिया 20 मिलीग्राम पर केजी आईवी एट अ रेट ऑफ 50 मिलीग्राम पर मिनट। ठीक है। आईवी में दे रहे हैं। फिर नहीं सही हुआ तो फिर फेनिटोइन 5 to 10 मिलीग्राम पर केजी आईवी एट 50 मिलीग्राम पर मिनट। इससे सही नहीं हुआ था तो हम फिनोबार्बिटल पे आए। ठीक है। फिनोबार्बिटल मैंने आपको कहा कि 10 मिलीग्राम पर केजी हमने डाइल्यूट करके दिया था इंजेक्शन में, 1/10 फॉर द इंजेक्शन, और ये लेस देन 100 मिलीग्राम रेट पर हम लगा रहे थे। ठीक है। तो यही बात कर रहा है कि 5 to 10 मिलीग्राम फेनिटोइन दिया, उसके बाद फिनोबार्बिटल का 20 मिलीग्राम पहले, फिर जो है 5 to 10 मिलीग्राम। उससे भी नहीं सही हुआ तो आखिर में हमने जो है बारबीचूरेट या बेंजोडाइज़ेपिन एनेस्थीसिया, फॉर एग्जांपल जो अभी हमने बताया थायोपेंटोन एनेस्थीसिया देंगे। सही है। ये मैनेजमेंट आपको याद हो कि डायज़ेपाम, सही नहीं हुआ तो फेनिटोइन, उससे नहीं तो फिनोबार्बिटल, उससे भी नहीं तो बारबीचुअल एनेस्थीसिया या बेंजोडाइज़ेपिन एनेस्थीसिया। ठीक हो गया। दैट्स इट। यहाँ पर ये इनामदानी से हमने पूरा सीजर्स एंड एपिलेप्सी कंप्लीट किया। अब हम इसको क्विकली रिवाइज़ करेंगे शॉर्ट बुक इरफान मसूद से।
अच्छा जी, तो स्टेटस एपिलेप्टिकस हमने अभी पढ़ा है, तो पहले हम यही रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन यही है कि कंटिन्यूस टोनिक क्लॉनिक सीजर हो मोर देन 30 मिनट्स, ठीक है, 15 to 30 मिनट मैंने आपको बताया था, तो कंटिन्यूस सीजर्स रहे, या हम ऐसा कहें कि रिपीटेड सीजर हो जिसमें विदाउट द रेजोल्यूशन ऑफ पोस्ट इक्टल इंसेफेलोपैथी। पोस्ट इक्टल इंसेफेलोपैथी होती है ना, जिसमें पेशेंट जो है उसका कॉन्शियसनेस रीगेन होता है, लेकिन उसको एमनेजिया होता है, हेडेक होता है, ड्राउजीनेस, सिडेशन, इस तरह के सिम्टम होते हैं। तो वो वाली पोस्ट इक्टल इंसेफेलोपैथी जो है वो नहीं हो रही, उसकी रेजोल्यूशन नहीं हो रही, ठीक है। जब भी सीजर होता है, जब पेशेंट सीजर के बाद रिकवर करता है, तो 5 मिनट से आधे घंटे तक जो है उसको पोस्ट इक्टल इंसेफेलोपैथी होती है, यानी एल्टर्ड ब्रेन फंक्शन होता है, या कन्फ्यूजन हम कह सकते हैं, वो रहती है, ठीक है। कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, हेडेक, नोजा, इस तरह के होते हैं सिम्टम। तो वो यहाँ पे रिजॉल्व नहीं होंगे, स्टेटस एपिलेप्टिकस में वो रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे, ठीक है। तो हम डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि रिपीटेड सीजर विदाउट द रेजोल्यूशन ऑफ पोस्ट इक्टल एंसेफेलोपैथी, या फिर कंटिन्यूस टोनिक क्लोनिक सीजर मोर देन 30 मिनट्स, उसको हम कहेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसका स्टेटस एपिलेप्टिकस का जो ट्रीटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वाई में भी पूछा जाता है कि एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। इसमें सबसे पहले जो है हमने ना पेशेंट को सेमी प्रोन पोजीशन में रखना होता है, ये इसलिए क्योंकि उससे एस्पायरेशन का रिस्क कम होगा, ठीक है। और क्योंकि पेशेंट तो अनकॉन्शियस है तो एस्पायरेट कर सकता है। इंश्योर करें कि उसका एयरवे पैटेंट है, ठीक है, ओरल एयरवे इफ़ प्रोलॉन्ग्ड एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, पहले आप उसको ओरल एयरवे प्रोवाइड करें, अगर नहीं, अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर लें आप। इंट्रावेनस एक्सेस देंगे उसको, उसमें नॉर्मल स्लाइन चला देंगे, इन्फ्यूजन। ब्लड हमने ड्रॉ किया था सीबीसी, यूरिया, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट के लिए सीरम कैल्शियम, ग्लूकोज, सीरम एंड यूरिन टॉक्सिसिटी स्क्रीनिंग, ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग। अब जो स्टार्ट क्या करना है, अगर वो हमने कहा कि एल्कोहलिक है, वर्निकीज इंसेफेलोपैथी को भी प्रिवेंट करने के लिए हमने 100 मिलीग्राम आईवी में डेक्सट्रोज से पहले थायामीन देना होता है, ठीक है, थायामीन बिफोर डेक्सट्रोज हम देंगे। और फिर हमने डेक्सट्रोज देना होता है, 50 ग्राम आईवी पुश देंगे। आईवी में हम डायज़ेपाम या जैसे लोराज़ेपाम मैंने आपको बताया वो देते हैं, और ये हमने 15 मिनट के बाद रिपीट करना होता है। फिर मैंने आपको कहा कि डायज़ेपाम के बावजूद अगर सीजर हो रहा है, आधे घंटे के बाद कंटिन्यू रह रहा है, तो फिर अब आप आईवी में फेनिटोइन दें, ठीक है, फेनिटोइन जो कि 1 से 1.5 ग्राम आईवी में 20 मिनट में देना होता है, या फिर आप फॉस्फेनिटोइन दें, ये फास्टर दिया जाता है, यानी वो 20 मिनट में, तो ये 10 मिनट में दिया जा रहा है आईवी में, प्लस 500 मिलीग्राम आईवी इफ़ स्टिल सीजिंग। अगर फिर भी सीजर कंटिन्यू रहे, पहले डायज़ेपाम दिया, फेनिटोइन दिया, फिर भी रहे, तो फिर अब आप जो है फिनोबार्बिटल पे आते हैं, लेकिन उसमें जो है यानी 30 से 60 मिनट गुजर गए फिर भी सीजर्स रह रहे हैं, तो अब एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करें, ईईजी मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, आईसीयू एडमिट करेंगे, और आईवी फिनोबार्बिटल देंगे, 1 to 1.5 ग्राम आईवी ओवर 30 मिनट्स, प्लस 500 मिलीग्राम आईवी इफ़ स्टिल सीजिंग। अगर फिर भी सीजर्स हो रहे हैं, स्टिल सीजिंग, तो फिर मोर देन 60 मिनट्स हो गए, तो जनरल एनेस्थीसिया जैसे कि मिडाजोलाम, प्रोपोफोल या थायोपेंटोन ये देते हैं हम, ठीक है। तो ये आपके मैनेजमेंट हेडिंग्स भी याद हो इनफ है, डायज़ेपाम, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटल, जनरल एनेस्थीसिया। वंस सीजर एक बार कंट्रोल हो जाता है, तो अब आप उसको लॉन्ग टर्म एंटी कन्वल्सन थेरेपी देंगे, जैसे सोडियम वेलप्रोएट या फेनिटोइन, ये आप याद रखिएगा, फिर उसने ये खाते रहना है लॉन्ग टर्म में। और इन्वेस्टिगेशन करवानी है हमने कि कॉज क्या था उसके सीजर का। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो लास्ट टेबल है, इसमें डिफरेंस है बिटवीन द सीजर एंड द सिनकपी। सीजर और सिनकपी में जो डिफरेंस है, सबसे पहला ओरा याद रखिएगा, सीजर में जो है अनयूजुअल बिहेवियर होता है पेशेंट का, ऑटोमेटिज्म, जैसे लिप स्मैकिंग, ब्लिंकिंग वगैरह इस तरह के फीचर्स होते हैं। लेकिन सिनकपी में पेशेंट जो है ना, उसमें किस तरह का ओरा होगा, पेशेंट को नोज़िया होगा, टनल विजन होगा क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं जा रही ऑप्थेल्मिक आर्टरी के थ्रू, तो और डायाफ्रोसिस स्वेटिंग होगी उसको, इस तरह का ओरा अगर होगा तो ये सिनकपी की तरफ जा रहा है। और अनयूजुअल बिहेवियर, ऑटोमेटिज्म जो है, लिप स्मैकिंग, ब्लिंकिंग, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि सीजर होने वाला है। कन्वर्जेंस जो है सीजर में वेरिएबल ड्यूरेशन की होती है, लेकिन सिनकपी शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, यानी लेस दैन 10 सेकेंड उसको कन्वर्जन हो सकती है, उसमें वेरी कर सकता है, ठीक है। पोस्ट इक्टल स्टेट यानी कन्फ्यूजन जो होती है वो मोर देन 30 मिनट तक सीजर में होती है, लेकिन सिनकपी में कोई भी इस तरह की पोस्ट इक्टल स्टेट नहीं होती, कन्फ्यूज नहीं होता पेशेंट जब होश में आ जाता है उसमें। एसोसिएटेड इसमें टंग बाइटिंग होती है सीजर में, और इनकंटिनेंस होती है। सिनकपी में बस स्किन पेलार मिलता है हमें, और क्लैमीनेस।
अच्छा जी, अब जो है तो ऐसा जल्दी से हम रिवाइज़ कर लेंगे सीजर एंड एपिलेप्सी को। इसमें जो है सबसे पहले बताया गया इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन। सीजर क्या है? सीजर होता है कि एबनॉर्मल पैरोसिज्मल एक्सेसिव डिस्चार्ज हो सीएनएस न्यूरॉन का। लेकिन एपिलेप्सी है कि रिकरेंट बार बार अनप्रोवोक्ड सीजर ही हो ड्यू टू क्रोनिक अंडरलाइंग प्रोसेस। ये वर्ड नहीं बोला तो कुछ नहीं बोला, एक ये और रिकरेंट वर्ड, ठीक है। रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर्स ड्यू टू क्रोनिक अंडरलाइंग प्रोसेस, वो एपिलेप्सी है जो बार बार हो। एक बार जो होता है वो सीजर होता है, एबनॉर्मल पैरोसिस्मल एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ सीएनएस न्यूरॉन। एपिडेमियोलॉजी देखिए, एक सिंगल सीजर एपिलेप्सी नहीं है, लेकिन ये इंडिकेशन है कि भाई इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाए, कॉज को ढूंढा जाए। दवाई कब देनी है? दवाई जो है अभी तक विथ हेल्ड रखनी है जब तक कि उसको रिकरेंट सीजर्स नहीं होते। एक सीजर पे दवाई नहीं दी जाती। रिकरेंस रेट पहले सीजर के बाद 70% होता है कि भाई इसको आगे जाके दूसरा भी हो। प्रिवेलेंस जो है एपिलेप्सी की डेवलपिंग कंट्रीज़ में 5 टाइम्स ज़्यादा है बनस्पत डेवलप्ड कंट्रीज़ के। न्यूरोट्रांसमीटर में ऐसा क्या होता है, जो हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, ये नॉर्मली सीजर्स को प्रिवेंट कर रहा होता है, ठीक है। और जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे एसिटाइल कोलिन, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, ये प्रोवोक करते हैं सीजर्स को, ठीक है। तो एपिलेप्सी या सीजर में मेनली हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा कम हो जाते हैं, तो इनहिबिशन नहीं हो पाती और एक्साइटेटरी बढ़ जाते हैं, तो सीजर होता है। कॉजेज़ क्या है सीजर के? विटामिन जी से आप निमोनिक याद कर सकते हैं कि वास्कुलर कॉज में अगर स्ट्रोक है तो सीजर होगा, आर्टेरियोवेनस मेलफॉर्मेशन। आई से इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, एब्सेस। ट्रॉमा हुआ हो, ऑटो इम्यून कॉज जैसे कि एसएलई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सार्कोइडोसिस, वास्कुलाइटिस, ये भी करवाएंगे सीजर। मेटाबॉलिक कॉज में अगर हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम हो जाए, या हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोक्सिया, तो सीजर होंगे। इडियोपैथिक कॉज भी होते हैं नियोप्लाज्म की वजह से। जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल कॉजेज़ भी हैं। और इसके अलावा ड्रग्स, जैसे कि पार्टिकुलरली मैंने आपको बताया था उसमें भी कि जो है पेनिसिलिन, आइसोनियाज़िड, एंटीसाइकोटिक, ठीक है। इसके अलावा कोकेन, थियोफाइलिन, मेट्रोनिडाज़ोल, क्विनालोन, एम्फेटामीन, ये ड्रग्स जो है वो सीजर्स करवाती हैं। कुछ ट्रिगर्स भी होते हैं सीजर्स के लिए जो उसको परसिपिटेट करवाते हैं। वो कौन से होते हैं? स्लीप डिप्राइवेशन, अल्कोहल का अचानक से पार्टिकुलरली अगर विथड्रॉ किया जाए, टीवी की और कंप्यूटर की स्क्रीन जो है ना, फ्लिकरिंग लाइट, वो भी परसिपिटेट करवाती है। इन्फेक्शन अगर हो, लाउड नॉइज़, म्यूज़िक, हॉट बाथ, ठीक है, इनसे परसिपिटेट होगा। उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन। जिस तरह हमने नाम दानिश में डिस्कस किया कि सीजर्स को हमने ब्रॉडली 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया है। पार्शियल सीजर होते हैं, कॉम्प्लेक्स सीजर। पार्शियल जो होते हैं ना, वो डिस्क्रीट फोकल पोर्शन ऑफ ब्रेन वन पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स से अराइज करेंगे, लेकिन डिफ्यूज़ दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर से साथ साइमल्टेनियसली डिफ्यूजली अराइज करें तो वो कॉम्प्लेक्स सीजर होंगे। वो एक हिस्से में एक पार्ट से अराइज करेंगे, ठीक है। तो पार्शियल की फर्दर टाइप है सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल, पार्शियल विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन। सिंपल पार्शियल यानी कि जिसमें कॉन्शियसनेस एल्टर ना हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं। जिसमें कॉन्शियसनेस एल्टर हो वो कॉम्प्लेक्स पार्शियल है। इसमें नहीं हो रही, ये सिंपल पार्शियल है, ठीक हो गया। तो इसमें फर्दर मोटर पार्शियल भी हो सकता है, सेंसरी पार्शियल या ऑटोनॉमिक पार्शियल। इसमें ऑटोमेटिज्म नहीं होता, जैसे लिप्स स्मैकिंग वगैरह, ब्लिंकिंग, इस तरह के फीचर्स। पोस्टिक्टल कन्फ्यूजन भी नहीं होती और पेशेंट जो है वो अपने होश में होता है, कॉन्शियसनेस होती है। इसकी हमने 3 एग्जाम्पल पढ़ी। जैक्सोनियन सीजर होता है जो एक फोकल मोटर सीजर होगा, फिर ना एक साइड एक मतलब फोकली सिम्टम्स होंगे, या तो माउथ, एंगल ऑफ माउथ पे जर्किंग होगी, या एक हाथ में जर्किंग होगी, फिर वो फैलेगी, मार्च करेगी, पूरे लिम्ब को, एंटायर साइड को इन्वॉल्व करेगी, तो जैक्सोनियन सीजर कहते हैं। टोड पाल्सी क्या होता है, इसमें भी एग्जांपल है, यानी पैरालिसिस हो जाती है कुछ मिनट से लेकर घंटों तक, किसी भी लिम्ब की पैरालिसिस हो जाती है आफ्टर सीजर, यानी जैक्सोनियन सीजर हुआ, उसके बाद पैरालिसिस हो गई और फिर कंप्लीट रिकवरी इसमें हो जाती है 24 घंटों में, सही हो जाता है पेशेंट। तो ये टोड पाल्सी है, ठीक है। बस इसमें पैरालिसिस आपने याद रखना है कि होती है, तभी हम पाल्सी कह रहे हैं। थर्ड इसमें टाइप थी एपिलेप्सिया पार्शियलिस कंटिन्यूआ, यानी वही सीजर जो कंटिन्यू रहे। जैक्सोनियन सीजर जो है 24 घंटों दिनों तक कंटिन्यू रहेगा तो उसको कंटिन्यूआ कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल है साइकोमोटर एपिलेप्सी। सिंपल पार्शियल के बाद कॉम्प्लेक्स पार्शियल में हमने कहा कॉन्शियसनेस एल्टर होगी पेशेंट की, ठीक है। तो इसमें जो है पोस्चरल टोन लॉस नहीं होती, यानी पेशेंट जो कोलैप्स नहीं करेगा, गिरेगा नहीं ग्राउंड पे, जहाँ पे बैठा है बस वहीं पे रुक जाएगा, स्टेयर कर रहा होगा, घूर रहा होगा। ऑटोमेटिज्म जैसे सिम्टम होंगे, ब्लिंक करेगा रिपीटेटिवली बार बार, स्मैकिंग ऑफ लिप्स। पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन होगी, जब वो होश में आएगा तो उसको कन्फ्यूज होगा, हेडेक होगा। और टेम्पोरल लोब के सीजर जो है उसमें फिर फर्दर
जमाई व्यू एंड डीजा वू जो है इस तरह के फीचर्स हमें मिलते हैं। जमाई व्यू जो है वो आता है उसमें फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, यानी फॉरगेटिंग द फैमिलियल सिचुएशन, जो हुआ था वो उसको भूल जाता है कि भाई ये कब हुआ, ये ऐसा तो नहीं था, उसको जमाई व्यू। डीजा वो होता है अनडी फैमिलियरिटी, यानी कोई साउंड, स्मेल, टेस्ट वगैरह उनकी हेलुसिनेशन भी होती हैं। और इसके अलावा डीजा वो होता है यानी अनड्यू फेमिलियरिटी, इस तरह की कोई चीज़ पहले पास्ट में हो चुकी है उसको ऐसे लगेगा। थर्ड जो टाइप है वो है पार्शियल विथ सेकेंडरी जनरलाइजेशन, यानी था पार्शियल फिर प्रोग्रेस करके पूरे कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करके जनरलाइज सीजर में कन्वर्ट हो गया। होता ये फोकली स्टार्ट है, फिर वो जनरलाइज में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि एक्टिविटी दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को इन्वॉल्व कर देती है किसी स्ट्रक्चरल डिजीज़ की वजह से या मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से। तो नाम भी याद हो, दो भी इनफ है, एग्जाम्पल के नाम भी याद हो, इनको अच्छी तरह से याद करना है आपने। ट्रीटमेंट क्या होता है, तो बेस्ट इनिशियल जो ट्रीटमेंट हम मोनोथेरेपी देते हैं, फर्स्ट लाइन एजेंट जैसे कार्बामाजेपिन दे रहे होते हैं। बच्चों में हमने पहली जो है फिनोबार्बिटल जो है फर्स्ट लाइन एंटी कन्वर्जन देनी होती है, ये BCQ भी आ सकता है, ठीक है, बच्चों में फिनोबार्बिटल। और वैसे पार्शियल सीजर में कार्बामाजेपिन एज अ मोनोथेरेपी देंगे। अगली जो टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स सीजर। कॉम्प्लेक्स में फर्दर जो है मल्टीपल एग्जांपल्स आ जाती हैं। सबसे पहली है जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, जिसको हम ग्रैंड माल सीजर भी कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सीजर होता है जिसमें पेशेंट की कॉन्शियसनेस लॉस होगी और साथ में याद रखिएगा उसकी पोस्चरल टोन जो होती है वो भी लॉस होगी, ठीक है, दोनों चीज़ें, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पोस्चरल टोन। तो इसमें टोनिक फेज़ होता है, क्लोनिक फेज़, पोस्टिक्टल फेज़। टोनिक फेज़ में क्या, उससे पहले भी प्रोड्रोमल फेज़ भी होता है, ऑरा भी होता है, जो हमने इनाम दानिश में डिस्कस किया, ठीक है। और पहले प्रोड्रोमल फेज़ होता है, उसको लग रहा होता है कि भाई अब सीजर जो है डेवलप होने वाला है, यानी प्रोड्रोमल फेज़ में मतलब वो इरिटेबल होता है, अनईजी होता है, अटैक से पहले वो घंटों या दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। और ओरा जो है वो डेवलप होता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक फीलिंग्स डेवलप होती हैं कि भाई उसको जो है सीजर होने वाला है, जैसे माइग्रेन का ओरा होता है। तो इसमें भी जो है ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशंस हो रही होती है, एपिगेस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, डीजा वू, एक लिम्ब की जर्किंग हो सकती है, ठीक है। तो ओरा, फिर आता है टोनिक फेज। टोनिक में क्या होता है, रिजिडिटी हो जाती है, मसल्स वगैरह स्टिफ होकर रिजिड हो जाएंगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी इसमें आता है, पोस्चरल टोन लॉस हो जाएगी और साइनोसिस हो जाएगा, पेशेंट बिल्कुल ब्लू हो जाएगा, सेंट्रल साइनोसिस, आइज रोल बैक। फिर क्लोनिक फेज यानी जर्की वाला फेज, जिसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, अल्टरनेट करेगी विद रिलैक्सेशन ऑफ ऑल मसल ग्रुप, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरह होगा, तो जर्किंग होगी। टंग बाइटिंग भी इसी में आता है, यूरिनरी एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस भी क्लोनिक फेज में आता है। देन अगला इसका फेज़ चलता है पोस्ट इक्टल फेज़, जो है आफ्टर सीजर वाला फेज़,